हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल? वेलकम टू माय क्लास। आज हम पेपर जो शिफ्ट 1 में जो पेपर आया था पॉलिटिकल साइंस का, उसका रिव्यू करते हैं। इसके बाद मैं दूसरे पेपर की भी वीडियो डालूंगी, ठीक है? आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जिनका शिफ्ट 2 में है वो थोड़ी देर में 1-2 घंटे में मैं वीडियो डालती हूँ, ठीक है? अभी जो शिफ्ट 1 में जो जिन बच्चों का था वो देखें। आपने देख लिया होगा, अभी तक चेक कर लिया होगा, फिर भी हम देख लेते हैं कौन सा कैसा पेपर था, कितना क्या हमें चैलेंज करना है, क्या ठीक दे रखा है, कौन सा ड्रॉप हो सकता है, ठीक है? तो अभी हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप आंसर की देख रहे हैं तो उसके लिए तो बेनिफिट है ही, और अगर और भी अदर एग्जाम जो हैं उनके लिए भी बेनिफिशियल है, ठीक है? उसके लिए भी आप देख सकते हो। सबसे पहले एक बार आप मैं सबसे पहले आपको कंक्लूजन बताना चाहती हूँ कि जो मैंने पेपर पढ़ के निकाले हैं, ठीक है? सबसे पहला है कि पेपर का लेवल बहुत अच्छा था। मतलब कि ऐसा लेवल था कि हाँ, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप जिस चीज़ के लिए एलिजिबल हो रहे हो पेपर देने के लिए, उस चीज़ में सच में एलिजिबल होंगे, ठीक है? इस टाइप का लेवल था। क्वेश्चन आपको 60% या 70% आप कर पाओगे, इस टाइप का पेपर था। जिसमें से 10 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो बहुत आसान है, आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हो। और जो क्वेश्चन है वो ऐसे होंगे जो पढ़ के गया है अच्छे से, जिसे कॉन्सेप्ट की समझ है, वो कर सकता है। बचे हुए 20 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कहीं से भी बना रखे हैं, जो ना प्रीवियस ईयर से हैं, रिलेट कर रहे हैं, ना ही मतलब हमारी सिलेबस के आसपास कहीं हम ऐसा हो कि हमें पढ़ा हो, ऐसा भी नहीं है, ठीक है? ऐसे हैं जो कहीं से भी डाले हुए हैं, ठीक है? इस टाइप से करंट की जगह पे आप 2015 से पूछ रहे हो, या कुछ ऐसे नए नाम आप डाल रहे हो जो कि बच्चों को पता ही नहीं है, ठीक है? इस टाइप के क्वेश्चन है। अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग रिजेक्टेड द क्लेम ऑफ यूनिवर्सल सिस्टरहुड? जो यूनिवर्सल सिस्टरहुड का कॉन्सेप्ट है, ये फेमिनिज्म से रिलेटेड है, ठीक है? इतना आपको पता होगा। फेमिनिज्म क्या कहता है कि सभी जो वुमेन है आपस में सिस्टर हैं, ये फेमिनिज्म का कॉन्सेप्ट है, ठीक है? बट बाद में फिर क्या आया था कि फेमिनिज्म के अंदर काफी स्ट्रीम बन गई थी, जैसे ब्लैक, रेडिकल, लिबरल, मार्क्सिस्ट, ठीक है, सोशलिस्ट, ये अलग अलग स्ट्रीम बन गई थी। तो यूनिवर्सल सिस्टरहुड का जो कॉन्सेप्ट है उसको रिजेक्ट किसने किया है, ये क्वेश्चन है, ठीक है हमारा। तो ये कॉन्सेप्ट किसने रिजेक्ट किया है? ब्लैक फेमिनिज्म ने। यहाँ पे जो मैंने टिक लगा रखे हैं वो आंसर वो हैं जो कि आंसर की के अंदर दिए हुए हैं, ठीक है? हम उससे सहमत होंगे तो हम उनको मानते चलेंगे, और जहां पे सहमति नहीं होगी मैं वहां पे आपको बताऊंगी, ठीक है? ब्लैक फेमिनिज्म क्या कहता है कि जो वाइट वुमेन्स हैं और जो ब्लैक वुमेन्स हैं उनके बीच में हमेशा डिफरेंस होता है, ठीक है? व्हाइट वुमेन कभी भी ब्लैक वुमेन को एज अ सिस्टर कंसिडर नहीं करती, उनको नीचे दबाने की कोशिश करती है, ठीक है? तो वहां पे रेशियलिज्म का कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो जो यूनिवर्सल सिस्टरहुड का कॉन्सेप्ट रिजेक्ट कौन करता है? ब्लैक फेमिनिस्ट। दूसरा क्वेश्चन है, एक और बात सुनो, यहाँ पे क्वेश्चन आप अपनी आईडी से चेक करना, ठीक है? क्वेश्चन आईडी से, क्योंकि क्वेश्चन नंबर जो है ये आपके पेपर में सेम मिले ऐसी गारंटी नहीं है। क्वेश्चन आईडी सेम है, ठीक है? हर एक क्वेश्चन की आईडी देखना, फिर आपका आंसर देखना। उसके बाद है, हु अमंग द फॉलोइंग डिसमिस द आइडिया ऑफ नेचुरल राइट एज अ रियोटिकल नॉनसेंस? इनमें से कौन कहता है कि नेचुरल ओके, सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन, मुझे गलत लग रहा है, ये ड्रॉप हो सकता है। इसमें ये पूछा है कि इनमें से किसने जो नेचुरल राइट को रियोटिकल नॉनसेंस समझना, इस आइडिया को रिजेक्ट किया है, ठीक है? मतलब कि नेचुरल राइट्स को रियोटिकल नॉनसेंस से मतलब है कि एक नॉनसेंस समझना, एज अ फ्लूइड, मतलब कुछ भी नहीं है, ठीक है? नेचुरल राइट नाम की कोई चीज है ही नहीं। तो इनमें से किन्होंने रिजेक्ट किया है, डिसमिस किया है, ठीक है? क्वेश्चन का तो मतलब ये आ रहा है हमारे पास, बट आंसर इन्होंने किसके हिसाब से दे रखा है कि कौन कौन उसको सपोर्ट करता है आर्ग्यूमेंट को, ठीक है? तो ये क्वेश्चन बिल्कुल गलत है, आप इसको चैलेंज कीजिए। एक बार मैं इसका एक्सप्लेनेशन और बताती हूँ। जैसे जो ब्रिटेन के अंदर जर्मनी बेंथम हो गए, या फिर एडमंड बर्क हो गए, या फिर डेविड ह्यूम हो गए, ठीक है? जो ये थिंकर थे, ये क्या कहते हैं कि जो नेचुरल राइट है, नेचुरल राइट नाम की कोई चीज होती नहीं है, वो सिर्फ एक नॉनसेंस है, ठीक है? आप नेचुरल राइट कहाँ से ले लोगे? बिना स्टेट के कोई राइट होता ही नहीं है। तो नेचुरल राइट को क्रिटिसाइज करते हैं, उनके अगेंस्ट में बोलते हैं, ठीक है? तो जेरमी बेंथम उन्हीं के अंदर आता है। जेरमी बेंथम कहते हैं कि आप कोई नेचुरल राइट नहीं होते, राइट हमेशा
गवर्नमेंट देती है, ठीक है। राइट हमेशा लीगल राइट होते हैं, जेरमी बेंथम का कहना ये है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन डिसमिस तो नहीं करते हैं, ऑब्वियस ही बात है, वो सपोर्ट करते हैं, तो ये चैलेंज करो आप, ड्रॉप होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है, इसमें जो आंसर दे रखा था वो जेरमी बेंथम था, बट क्वेश्चन गलत है उस हिसाब से। तो नेक्स्ट जो है, व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट द भागीदारी भागीदारी अप्रोच टू द डेवलपमेंट। जो भागीदारी अप्रोच है, उस डेवलप जो अप्रोच है उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट दे रखी है, वो हमें बतानी है, ठीक है। अब भागीदारी अप्रोच क्या होती है, एक बार ये समझ लो। इसमें क्या है कि जो गवर्नमेंट है और जो सिविल सोसाइटीज हैं या प्राइवेट कंपनीज हैं, प्राइवेट इंटरप्राइजेज हैं, या फिर मार्केट जो एसोसिएशन है, वो मिलके भागीदारी वहां पे अपनी भागीदारी देती हैं और फिर जाके कोई भी काम किया जाता है, ठीक है। इस टाइप से है कि उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी शामिल हो, और जो प्राइवेट एसोसिएशन है, वेलफेयर एसोसिएशन है, सिविल सोसाइटी, वो सब शामिल हो, आपस में भागीदारी दें, वहां पे अपनी भागीदारी दें और फिर जाके कोई भी काम हो, ठीक है। भागीदारी, मैं गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ, भागीदारी, ठीक है। तो अब इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट दे रखी हैं, तो ये गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली का इनिशिएटिव है, ये ट्रू है, ठीक है। ये आप देखोगे, इट इज सिमिलर टू ट्रेडिशनल मॉडल ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नेंस, ये इससे बिल्कुल रिलेट नहीं करता। लोकल सेल्फ गवर्नेंस में इसमें बात नहीं आती, इसमें सिविल सोसाइटी की बात आती है, ठीक है। तो ये आप रिजेक्ट कर दोगे, और सब इसमें ट्रू दे रखे हैं, ठीक है। आइडेंटिफाई द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग, ये कुछ केसेस दिए हुए हैं, आसान क्वेश्चन है वैसे तो ये, इनकी क्रोनोलॉजी हमें बतानी है। सबसे पहले दिया हुआ है केशवानंदा भारती केस, जो कि 1973 का है, बहुत फेमस है, जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन आई थी। देन उसके बाद मिनरेवाला मिल्स लिमिटेड एंड अदर यूनियन ऑफ इंडिया केस, ये 1980 का है। गोलकनाथ का केस 1967 का है, और मेनका गांधी 1978 का है। इसमें गोलकनाथ सबसे पहले है, तो सी से स्टार्ट होते हुए ओके दो हैं, फिर उसके बाद ए एंड देन डी बी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द डिटर्मिनेंट ऑफ जॉब सेटिस्फैक्शन अकॉर्डिंग टू द फ्रेडरिक हर्ट्जबर्ग। फ्रेडरिक हर्ट्जबर्ग इनमें से कौन से चीजों को जॉब सेटिस्फैक्शन के डिटर्मिनेंट बताते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब फ्रेडरिक हर्ट्जबर्ग की आपने टू फैक्टर थ्योरी सुनी होगी, जिसे हम हाइजीन मोटिवेशन थ्योरी बोलते हैं, सुनी है ना, ठीक है। जिसमें हाइजीन मोटिवेशन थ्योरी, जिसे हम हाइजीन मोटिवेशन थ्योरी भी बोलते हैं, ठीक है। तो जो हाइजीन फैक्टर है वो किससे रिलेटेड है, वो है वर्क एनवायरनमेंट से रिलेटेड, या फिर मतलब कि एक प्लीजेंटनेस रहे, वहां पे अनप्लीजेंट महसूस ना हो वर्कर्स को, ठीक है। और जो मोटिवेशन फैक्टर है वो कौन से रिलेटेड है, वो जॉब सेटिस्फेक्शन से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसमें जॉब सेटिस्फेक्शन में क्या क्या चीजें आएंगी, अचीवमेंट आ जाएगा, रिकॉग्निशन आ जाएगा, वर्क इटसेल्फ आ जाएगा। आप एक चीज तो निकाल सकते हो ना, अगर आपको हाइजीन में क्या आएगा, दैट इज वर्किंग कंडीशन, वर्किंग कंडीशन को हम हाइजीन फैक्टर में लेंगे ना, तो ई इनमें से एक को, ई सब में दिया हुआ है, तो ये आप रिजेक्ट कर दोगे, एक में ही नहीं है, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है, ये बुक्स दी हुई हैं और ऑथर दिए हुए हैं, ठीक है। इसमें काफी मतलब मुझे लगा कि मतलब कन्वेंशनल नहीं है, काफी न्यू नेम्स हैं, ठीक है, इस टाइप का है, आप नहीं कर पाते, क्वेश्चन हार्ड है। पॉलिटिकल साइंस अ फिलोसॉफिकल एनालिसिस, ये इलो नाम से जो राइटर है उनका है, मुझे एक पता था, द अमेरिकन साइंस ऑफ पॉलिटिक्स, ये बर्नार्ड क्रीक की है, ठीक है। मेरा इससे क्रैक हो रहा था, फोर्थ ऑप्शन आप और मैच कर लेना। द अमेरिकन सेगमेंट्स ऑफ द पॉलिटिकल साइंस किनकी है, इले सॉरी मैंने पहले वाला गलत बोल दिया ना, पॉलिटिकल साइंस ऑफ फिलोसॉफिकल एनालिसिस किसकी है, वीवी डाइक की है। एंड पॉलिटिकल साइंस एंड द थ्योरी ऑफ एक्शन, ये किसकी है, गनेल की है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, व्हाट इज व्हेन इज द इंटरनेशनल डे फॉर द यूनिवर्सल एक्सेस टू द इंफॉर्मेशन सेलिब्रेटेड, ये 28 सितंबर है, आता है तो ही कर सकते हो, अदरवाइज तुक्का, ठीक है। द टर्म वार, ये जो 28 सितंबर है, ये 2015 से मनाया जा रहा है, इंटरनेशनल डे फॉर एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन, और ये यूनेस्को ने डिक्लेयर किया था 2015 के अंदर। उसके बाद है, द टर्म वार फॉर मैन्योर एंड वार फॉर पोजीशन इज एसोसिएटेड विद, अब आप टर्म से बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए होंगे ना, वैसे तो पढ़ी हुई होनी चाहिए ये आपकी। ये आप किससे एसोसिएट करोगे, ग्रामेसी से। ग्रामेसी की आपने कल्चरल हेजिमनी का कॉन्सेप्ट सुना है, कल्चरल हेजिमनी,
जिसमें वो कहते हैं कि जो स्टेट है वो सिविल सोसाइटी के थ्रू लोगों के ऊपर कल्चरल हेजिमनी को कायम रखता है, उससे अपनी पावर को बना के रखते हैं, ठीक है। तो वहां पे वो टू टाइप्स ऑफ वार की बात करते हैं, वार ऑफ मेन्योर एंड वार ऑफ पोजीशन। जो वार ऑफ मेन्योर है वो किससे रिलेटेड है, वो कहते हैं कि जब डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन हो लोगों की और स्टेट की, ठीक है, वहां पे वार ऑफ मेन्योर है। और वार ऑफ पोजीशन कौन सा है, जहां पे सिविल सोसाइटी की स्ट्रगल हो, उन उनके बीच में स्ट्रगल हो या फिर उनके अंदर स्ट्रगल हो, ठीक है। तो वहां पे है वार ऑफ पोजीशन, ठीक है। और सिविल सोसाइटी किसके द्वारा बैक्ड है, स्टेट के द्वारा बैक्ड है, ये तो आप जानते हो ना, स्टेट उनके पीछे है, सिविल सोसाइटी के पीछे, उनके थ्रू कल्चरल हेजेमनी रखते हैं, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट वहां से है। हार्ड था क्वेश्चन, आपको याद नहीं होगा आई थिंक। हु अमंग द फॉलोइंग डिस्क्राइब 12 टाइप ऑफ कॉलोनियलिज्म, बिल्कुल न्यू क्वेश्चन। जो नैन्सी शूमेकर हैं, इनका नाम 2 बार पेपर के अंदर डाला हुआ है, 2 क्वेश्चन इनके ऊपर डाले हुए हैं। इन्होंने 12 टाइप के कॉलोनियलिज्म बताए थे। एक मैं आपको एक बार नाम बोल के बता देती हूँ, सेटलर कॉलोनियलिज्म, प्लांटर कॉलोनियलिज्म, एक्सट्रैक्टिव, देन ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, इंपीरियल पावर, नोट इन माय बैकग्राउंड, बैकयार्ड, लीगल, रोग, मिशनरी, रोमांटिक एंड पोस्ट कॉलोनियल कॉलोनियलिज्म, ठीक है। तो ये इन्होंने 12 टाइप के कॉलोनियलिज्म बताए थे। आगे जाके आप देखोगे कि इसमें ये पूछा हुआ है इनमें से 12 टाइप में से कौन सा नहीं था, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन बना रखा है। अब बच्चा क्या याद करके जाए, कॉलोनियलिज्म की थियरी से बहुत टाइम बाद क्वेश्चन आया है। कॉलोनियलिज्म और पोस्ट कॉलोनियलिज्म से पहले क्वेश्चन नहीं आते थे बीच में। उसके बाद है कॉन्सेप्ट फ्रेगमेंट, ये कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं, ये उनके कुछ ऑथर दिए हुए हैं। फ्रेगमेंटेशन इन द कोलिएशन, डोमिनेंट इंटरेस्ट, इसमें मुझे एक आता था पार्टीज ऑफ द प्रेशर, ये रजनी कोठारी है। एंड एथनिक पार्टी की बात कौन करते हैं, ये करते हैं कंचन चंद्रा, ठीक है। अच्छा डी ये इसमें दे रखा है, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन इन द कॉलोनियल डोमिनेंट इंटरेस्ट, ये प्रणब प्रधान बात करते हैं। सेकंड डोमिनेंट पार्टी सिस्टम, ये सुब्रता मित्रा एंड जीवांता स्कोटली, ठीक है, ऐसा कुछ नाम है इनका। उसके बाद है मतलब आसान तो नहीं था, एथनिक पार्टीज आपको याद होगा ज्यादा से ज्यादा कंचन चंद्रा है, ठीक है। उसके बाद है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वॉज मेंबर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी विच वॉज कॉल्ड एज इंडियन फ्रेंचाइज कमेटी। क्वेश्चन देखो कहाँ कहाँ से उठा रहे हैं, हमारे जो नेशनलिज्म का स्ट्रगल है वहां से क्वेश्चन उठा रखा है। जो इंडियन फ्रेंचाइज कमेटी है, जिसे कि लोथियन कमेटी भी बोलते थे, उनमें मेंबर थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ठीक है। 18 मेंबर थे, उनमें से एक मेंबर थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। क्वेश्चन देखो आप कहाँ से उठा के लाए हैं। तो ये जो इंडियन फ्रेंचाइज कमेटी है, ये लोथियन कमेटी थी, और ये बनाई कब गई थी, ये 1932 में बनाई गई थी, जब जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो चुकी थी उसके बाद की बात है, ठीक है, जब बनाई गई थी। ये आपको आता है तो ही कर सकते हो, बहुत हार्ड है मतलब किस लेवल पे पूछ रहे हैं आई डोंट नो। इसमें पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन कम है, और मतलब पॉलिटिकल साइंस के से रिलेटेड बहुत कम दिए हुए हैं। ऐसे कहीं कहीं से ऑथर उठा रखे हैं, कहीं से इन्होंने मतलब किसी की थीसिस उठा रखी है, उससे क्वेश्चन डाल रखे हैं, इस टाइप से क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट रिगार्डिंग द अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अकाउंटेबिलिटी और कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी में रेफर्स टू द लीगल एंड हिरार्कियल लोकस ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी एज एथिकल एंड नॉर्मेटिव कनोटेशन, ये भी ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी implies that the public official will adhere to the explicit and implicit values of the proper administration and policy। तीनों ठीक है ये स्टेटमेंट, ठीक है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट रिलेटेड टू जेपी नारायण, जया प्रकाश नारायण। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, टोटल रिवॉल्यूशन उनसे एसोसिएटेड है, ठीक है। उसके बाद गणेश उत्सव आप तिलक से एसोसिएट करोगे, शुद्धि आंदोलन आप जो दयानंद सरस्वती हैं जो कि आर्य समाज से थे उनसे रिलेट करोगे। पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन किससे करोगे, स्वामी विवेकानंद जो कि 1893 के अंदर हुई थी पार्लियामेंट, उससे रिलेट करोगे, ठीक है। तो कौन सा रिलेट नहीं करना, ओके हमें नोट बताना था, तो ये BCD आ जाएगा। ओनली टोटल रिवॉल्यूशन जो है वो जयप्रकाश नारायण से एसोसिएटेड है, ठीक है। और वैसे भी इसमें देखो ए तीनों में दिया हुआ था, तो ये आप हटा ही दोगे, है ना। बहुत मतलब ऑप्शन देख के आसान बन रहा है। उसके बाद ये क्वेश्चन देखो मुझे बड़ा अजीब लगा। कोप 27 वैसे तो 2022 का है ये, ठीक है, बट फिर भी
कोप 27 कहाँ पे हुई थी? शर्म एल शेख पे हुई थी। इससे पहले वाली ग्लासगो में हुई थी। इसकी बाद वाली कहाँ होगी बताओ मुझे जल्दी से। 19th आसियान समिट प्नोम पेन इसके अंदर हुई थी, कंबोडिया के अंदर है ये प्नोम पेन। उसके बाद है 31st अरब लीग, ये कहाँ पे हुई थी? अल्जीरिया के अंदर। एंड 7th ब्रिक समिट उफा के अंदर। ये ब्रिक समिट 2015 की दे रखी है, कौन याद रखेगा इतनी पहले से? आई डोंट नो क्या डाला हुआ है इन्होंने, चलो छोड़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग एसोसिएशन और ग्रुप हैव बीन लैश्ड आउट एट द मायोइज्म एंड ब्रांडेड हावर्थन रिसर्चर एज द काउ सोशियोलॉजिस्ट? क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो एल्टन मेयो थे उनका जो कॉन्सेप्ट थी, उनकी जो थियरी थी, उनको मायोइज्म बोलते हैं। ठीक है, ये पहले इस वर्ड को क्लियर करो। तो ये पूछ रहे हैं कि कौन सी एसोसिएशन और ग्रुप है वो मायोइज्म को एक काउ सोशलिस्ट बोलते हैं। मतलब उसके अंदर जो रिसर्चर काम कर रहे थे, हावर्थन जो एक्सपेरिमेंट हुआ था उसमें जो रिसर्चर काम कर रहे थे उनको काउ सोशलिस्ट कहा गया था। ठीक है, तो किन्होंने कहा था? ये यूनाइटेड ऑटो वर्कर जो यूएसए के अंदर हैं, उन्होंने, जो ऑटो वर्कर थे यूनाइटेड, उन्होंने इन्हें काउ सोशलिस्ट कहा था। यूएसए के जो ऑटो वर्कर हैं, ठीक है, उन्होंने। ये आपको ई ज्ञान कोश में मिलेगा, ई ज्ञान कोर्स में, जहाँ पे एल्टन मेयो की ह्यूमन रिलेशन थियोरी दे रखी है, उसमें क्रिटिसिज्म के अंदर ये मेंशन है। ठीक है, वहां से ये लाइन उठाई गई है। उसके बाद है हु अमंग द फॉलोइंग इज फाउंडर ऑफ नालंदा कॉलेज ऑफ बुद्धिस्ट स्टडी कनाडा? देखो ये क्वेश्चन मतलब ऐसे पूछ रहे हैं जैसे हमसे कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ रहे हो। ये है सुगन्नश्री। ठीक है, इनका ये ऐसा नाम था, ये करंट अफेयर में आया था ये क्वेश्चन, तब मुझे थोड़ा बहुत याद है। उसके बाद है हु अमंग द फॉलोइंग सेड द कॉन्सेप्ट ऑफ सिटीजनशिप हैव गोन आउट फैशन अमंग द पॉलिटिकल थिंकर? इनमें से कौन कहते हैं कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ सिटीजनशिप है वो गोन आउट हो चुका है पॉलिटिकल थिंकर्स के बीच से? मतलब कि एक पुराना कॉन्सेप्ट हो चुका है। ठीक है, कि पॉलिटिकल थिंकर उस पर ध्यान नहीं देते हैं। तो ये आप वैन गन्स्टन है, पता नहीं कहाँ से, मतलब उसके, ये भी उनके क्रिटिसिज्म से उठाया गया है। सिटीजनशिप के जो कॉन्सेप्ट है वहाँ के क्रिटिसिज्म से उठाया गया है। ठीक है, कुछ भी कहीं से भी उठा के दे रहे हैं। हु अमंग द फॉलोइंग होल्ड द व्यू दैट ग्लोबलाइजेशन इज ट्रांसफॉर्मेशनलिज्म? इनमें से कौन कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन जो है वो ट्रांसफॉर्मेशनलिज्म है? तो ये डेविड हेल्ड का व्यू है। उसके बाद नेक्स्ट है ओके, यहाँ पे स्कॉलर्स दिए हुए हैं और उनके कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं। ठीक है, तो मॉरिस जोन्स किसकी बात करते हैं? बार्गेनिंग फेडरलिज्म। ये क्वेश्चन तो रिपीटेड है भाई, तुम्हें आना चाहिए। मॉरिस जोन्स बार्गेनिंग फेडरलिज्म। पावल एप्पलवे एक्सट्रीमली फेडरल बार्गेनिंग कहते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को। उसके बाद आइवर जीनिंग फेडरेशन विद द स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी बोलते हैं, और ग्रेमलिन ऑस्टिन कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा सेकंड ऑप्शन ठीक है। ड्यूरिंग हुज गवर्नमेंट द लुक ईस्ट पॉलिसी वॉज अडोप्टेड? बहुत ही आसान लट्टू टाइप क्वेश्चन, ये नरसिम्हा राव। ठीक है, उसके बाद है द कॉन्सेप्ट ऑफ द पॉपुलर सॉवरेनिटी एंड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इज कॉम्प्लीमेंट्री टू द ईच अदर। ठीक है, हम नेक्स्ट पढ़ेंगे तब क्लियर हो जाएगा। द सोर्स ऑफ द सॉवरेनिटी इज द पीपल एंड थस द अडल्ट फ्रेंचाइज शुड बी गिवन द राइट टू वोट। ठीक है, तो ये ठीक है कि वो आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है, जो पॉपुलर सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट है और यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का है। ठीक है, और क्यों है? क्योंकि सॉवरेनिटी लोगों से ही आती है। ठीक है, तो रीजन भी दे रहा है उसका, तो फर्स्ट आंसर ठीक है। उसके बाद है हु अमंग द फॉलोइंग सेड पॉलिटिकल इक्वलिटी देयरफॉर इज नेवर रियल अनलेस इट इज अकम्पेयर्ड बाय द वर्चुअल इकोनॉमिक इक्वलिटी पॉलिटिकल पावर? तो इनमें से कौन बोलते हैं कि पॉलिटिकल इक्वलिटी मतलब कुछ भी नहीं है जब तक कि एक इकोनॉमिक इक्वलिटी ना दी जाए? तो ये हरोल्ड लास्की बोलते हैं कि इकोनॉमिक जो इक्वलिटी है वो बहुत जरूरी है, उसके बिना आप पॉलिटिकल इक्वलिटी बिल्कुल नहीं ला सकते हैं। ठीक है, ये हरोल्ड लास्की का कॉन्सेप्ट है हमारा। उसके बाद नेक्स्ट है Which of the following is or are correct about the Rani गेदिनी लेव? ठीक है, ये इनका नाम है, ये मिजोरम के साइड से हैं, तो थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में मुझे शायद मैं गलत भी कर रही हूँ। ठीक है, इनके बारे में ये करंट अफेयर में आया था। जो रानी गेदिनी लेव हैं, ये मिजोरम से हैं। इन्होंने मिजोरम के अंदर ब्रिटिशर्स से फाइट की थी, उनको बाहर भगा दिया था। और कौन सी टेक्निक यूज करती थी? गुरिल्ला वारफेयर यूज करती थी ये। ठीक है,
तो इनके बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई है। नॉर्मली देखो नया नाम आता है तो सारी स्टेटमेंट सही देते हैं। सी बिलोंग टू द रोंगमेई ट्राइब, ठीक है। सी वाज एसोसिएटेड विद द हेवा का मूवमेंट। उसके बाद सी प्रीच द गांधीयन प्रिंसिपल, ट्रू है। सी यूज द गुरिल्ला वारफेयर अगेंस्ट द ब्रिटिशर, ये बिल्कुल ट्रू है, ठीक है। ये नागा मतलब नागा इलाका जो था, नागा की स्पिरिचुअल लीडर भी मानी जाती हैं काफी के द्वारा। नेहरू से इनकी भेंट भी हुई थी जो जेल के अंदर थी जब ये उस टाइम पे 1937 के आसपास। और इन्होंने जो रानी का टाइटल इनको किन्होंने दिया था, नेहरू ने दिया था, ठीक है। ये इनके बारे में कुछ स्टेटमेंट्स हैं। उसके बाद है दो स्टेटमेंट दी हुई है। ट्रीटीज ऑफ लॉक इज अ गन विद टू बैरल, वन विच इज डायरेक्टेड अगेंस्ट द फिल्मर एंड अदर इज अगेंस्ट द हॉब्स। जो ट्रीटीज ऑफ लॉक है, लॉक की जो ट्रीटी है वो गन के अंदर दो बैरल की तरह है। एक बैरल किसकी तरफ है, फिल्मर की तरफ है, और दूसरा बैरल हॉब्स की तरफ टारगेटेड है, ठीक है। इट इज ट्रू दैट हो लॉक फुली रियलाइज दैट फॉर द फुल इस्टेब्लिशमेंट ऑफ हिज न्यू थियरी ऑफ द स्टेट ऑब्लिगेशन ही मस्ट रिफ्यूट बोथ फिल्मर एंड द हॉब्स। ये कहते हैं कि जब लॉक को बिल्कुल फुली रियलाइजेशन थी कि जो न्यू थियरी ऑफ स्टेट जो कि लॉक ने दी थी उसको तभी स्टेब्लिश किया जा सकता है जब फिल्मर और होब्स को क्रिटिसाइज किया जाए, उनको रिफ्यूट किया जाए, उनकी थियरी को हटाया जाए, ठीक है। ये स्टेटमेंट है। तो लॉक की जो थियरी थी वो लिबरलिज्म पे बेस्ड थी। लॉक को फादर ऑफ लिबरलिज्म भी कहा जाता है, ठीक है। होब्स क्या बोलते हैं, होब्स बोलते हैं कि जो सोवरन है, जो एब्सोल्यूट सोवरन है, उसकी बात करते हैं होब्स, कि उसमें यकीन रखना चाहिए, वही मतलब भगवान के द्वारा एजेंट भेजा हुआ है, ठीक है। फिल्मर भी कुछ इसी टाइप की बात करते हैं कि जो राइट्स हैं वो राजा के पास होने चाहिए, ठीक है, इस टाइप की बात करते हैं। एक जो किंगशिप का सिस्टम है उसको सपोर्ट करते हैं फिल्मर, ठीक है। तो लोग कैसे उनको सपोर्ट कर सकते हैं, तो लोग उन्हें क्रिटिसाइज करते हैं। तो ये दोनों बात ट्रू हैं, 1 and 2 आर करेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग सैड regarding the caste in India, every society get incumbed with what is tribal, with dead woods from the past and with what is positive perverse, ठीक है। हिंदी में क्या है इसका, ये है कि हर एक सोसाइटी को कास्ट के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो हर एक सोसाइटी को कुछ ऐसी चीजें ढोनी पड़ती हैं जो कि सड़ी हैं, गली हैं, जो मतलब बुरी चीजें हैं, वो समाज की वो चीजें ढोनी पड़ती हैं, ठीक है। वो मतलब उठा के रखनी पड़ती है, अपने साथ लेके चलनी पड़ती है, ठीक है। तो ये कौन कहते हैं, जॉन डेवी कहते हैं, ठीक है, इंडियन कास्ट सिस्टम के बारे में। उसके बाद है 3 part टाइपोलॉजी ऑफ द थियरी ऑफ ग्लोबलाइजेशन डेवलप्ड बाय द हेल्ड एंड एमसी ग्रू इंक्लूड। जो 3 part टाइपोलॉजी जो थियरी थी जो कि हेल्ड और एमसी ग्रू ने दी है, उनमें से कौन से पार्ट थे हमें ये बताने, ठीक है। तो वो हाइपर ग्लोबलिस्ट की बात करते हैं, स्केप्टिस्ट की बात करते हैं, एंड ट्रांसफॉर्मेशनलिस्ट की बात करते हैं, ठीक है। हाइपर ग्लोबलिस्ट क्या है, जो कि ग्लोबलाइजेशन में बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं कि ग्लोबलाइजेशन ही सब कुछ है, ठीक है, अदरवाइज तो कुछ है ही नहीं। स्केप्टिक क्या है, जो कि ग्लोबलाइजेशन के अगेंस्ट में बात करते हैं। और ट्रांसफॉर्मेलिस्ट क्या कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन ट्रांसफॉर्म कर देती है एक फॉर्म टू अनदर, ठीक है। तो ये 3 टाइप के उन्होंने टाइपोलॉजी दी है, ए बी एंड डी। सी कल्चरलिस्ट नहीं दी है, ठीक है, तो ये हम हटा देंगे। उसके बाद नेक्स्ट है बीजिंग कॉन्सेंसस इन द इंटरनेशनल डेवलपमेंट डिबेट रिलेट्स टू। बीजिंग कॉन्सेंसस किससे रिलेटेड है, तो चाइना का नाम आ गया, उसको इकोनॉमिक ग्रोथ से ही लगा रहता है, तो चाइना की इकोनॉमिक रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ के मॉडल से रिलेटेड है, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग द जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट। ह्यूमन राइट की जनरेशन के बारे में तो हमने 3 जनरेशन पढ़ी हुई है, पहले मैंने पढ़ाई है। पहली जो पॉलिटिकल राइट्स के बारे में बात करती है, दूसरी जो इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल राइट्स की बात करती है, और तीसरी जो जनरेशन है वो कलेक्टिव राइट्स की बात करती है, ठीक है। जो सबके राइट होंगे, जो जैसे कि राइट टू डेवलपमेंट हो गया, राइट टू एनवायरनमेंट हो गया, जो कलेक्टिविटी की बात करती है, ठीक है, तीसरे टाइप के वो होंगे। तो इसमें कुछ स्टेटमेंट दी हुई है, द फर्स्ट जनरेशन ऑफ फोकस्ड ऑन द सिविल एंड पॉलिटिकल राइट, ठीक है। द सेकंड जनरेशन फोकस्ड ऑन कलेक्टिव राइट, देखो ये गलत होगी। द थर्ड जनरेशन फोकस्ड ऑन द पॉलिटिकल राइट, गलत है। उसके बाद द सेकंड जनरेशन फोकस्ड ऑन द इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल राइट, और उसके बाद द थर्ड जनरेशन कलेक्टिव राइट, ठीक है। तो ये तीनों सही है हमारी। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट G20। G20 के बारे में कौन सी करेक्ट है, इट हैज 20 सॉवरन नेशन ओनली बाई इट्स ओनली एज इट्स मेंबर। तो ये स्टेटमेंट आपको गलत लगेगी, क्यों, क्योंकि G20 का मेंबर EU भी है, तो EU एक सॉवरन नेशन तो नहीं है ना।
ईयू के एक ईयू तो एक ग्रुप है, ठीक है। तो द ग्रुप, जो सेकंड स्टेटमेंट है, द ग्रुप इंक्लूड ऑलमोस्ट 20 लीडिंग इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड, ये ट्रू है कि जो 20 लीडिंग इकोनॉमीज है वर्ल्ड की, उनका एक ग्रुप है। उसके बाद है द G20 ऑपरेट्स एज एन इनफॉर्मल फॉर्म टू प्रमोट डायलॉग बिटवीन फाइनेंस मिनिस्टर, सेंट्रल बैंक्स एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट, ट्रू है। इट रिप्रेजेंट द इमरजेंस ऑफ द न्यू इंस्टीट्यूशनल वर्ल्ड ऑर्डर, बिल्कुल ट्रू है, ठीक है। तो बी सी डी ठीक है, थ्री सॉरी बी सी डी हमारा ठीक है और ए हमारा गलत है। तो ए वैसे भी 3 में दे रखा था, आप उसको रिजेक्ट कर दोगे। उसके बाद नेक्स्ट है द फंक्शंस ऑफ द स्टेट अकॉर्डिंग टू द इंडिविजुअलिज्म आर, इंडिविजुअलिज्म के अकॉर्डिंग फंक्शन ऑफ स्टेट क्या होंगे। तो इंडिविजुअलिज्म किसकी बात करेगा, इंडिविजुअल राइट की बात करेगा, इंडिविजुअल की सुपीरियरिटी की बात करेगा, उसकी डिग्निटी, उसके रीजन रैशनलिज्म की बात करेगा, उसकी रीजनिंग की बात करेगा, ठीक है। द प्रोटेक्शन और किसकी बात करेगा कि स्टेट का काम क्या है, प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना, लाइफ को और लिबर्टी को, ठीक है। ये 3 चीजों की बात करेगा। द प्रोटेक्शन ऑफ द स्टेट अगेंस्ट द फॉरेन एग्रेशन, ठीक है, ये आप ले सकते हो। द प्रोटेक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ द इंडिविजुअल राइट अगेंस्ट द एपिडेमिक, ठीक है, ये भी लेके चलो। प्रोटेक्शन ऑफ द इंडिविजुअल लाइफ, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी इन सोसाइटी, ये आप टोटली रिजेक्ट करोगे, ठीक है, ये इंडिविजुअलिज्म का प्रिंसिपल है ही नहीं। तो ये आपको ई को हटा दोगे तो ई तीनों में है, एक में नहीं है, तो ये हमारा आंसर है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रिगार्ड टू द नियो रियलिज्म इन द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। नियो रियलिज्म जो है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, उनके बारे में कुछ स्टेटमेंट दी हुई है। इंटरनेशनलिस्ट अनार्की necessarily tend towards tension, conflict and possibility of the war, ठीक है। कि इंटरनेशनल लेवल पे जो अनार्की है वो किस चीज की तरफ बढ़ रही है, टेंशन, कॉन्फ्लिक्ट एंड पॉसिबिलिटी ऑफ वार की तरफ। उसके बाद इंटरनेशनल अनार्की रिजल्ट इन द सिस्टम ऑफ सेल्फ हेल्प, ठीक है, कि कोई भी एक दूसरे की हेल्प नहीं करता। इंटरनेशनल अनार्की का जो सिस्टम है, इंटरनेशनल लेवल पे जो अनार्की है वो क्या कहती है कि खुद की हेल्प खुद करो, ठीक है। इंटरनेशनल अनार्की से क्या समझते हो कि कोई भी एक सेंट्रल लेवल पे गवर्नमेंट नहीं है, इंटरनेशनल ग्लोबल लेवल पे कोई भी गवर्नमेंट नहीं है, और जो भी करना है वो स्टेट को खुद करना है, ठीक है। उसके बाद है कॉन्फ्लिक्ट इज इनकरेज बाय द फैक्ट दैट स्टेट्स आर प्राइमरली कंसर्न्ड अबाउट देयर मेंटेनिंग देयर पोजीशन रिलेटिव टू द अदर स्टेट, कि जो कॉन्फ्लिक्ट है वो किससे इनकरेज हो रही है, जो स्टेट्स है वो हमेशा क्या करते हैं, अपनी पोजीशन को मेंटेन रखने की बात करते हैं, अपनी पोजीशन से ही कंसर्न है दूसरे स्टेट के कंपेयर में, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल लेके चलो, यूएस हमेशा सुपर पावर बना रहना चाहता है, ठीक है। कोई भी उसकी सुपर पावर के ऊपर कब्जा करता है, उसके ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश करता है, जैसे कि चाइना करता है, तो यूएस उसको एज अ थ्रेट समझने लगता है। तो स्टेट हमेशा अपनी ही पोजीशन को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। उसके बाद है द सिक्योरिटी डायलेमा कैन बी कॉल्ड एज अ बिल्डिंग अप स्टोर्स ऑफ द मिलिट्री वेपन फॉर द ऑफेंसिव पर्पस। ये देखो, ये आपको कई सही भी बोलेंगे, गलत है पर ये स्टेटमेंट। द सिक्योरिटी डायलेमा कैन बी कॉल्ड एज बिल्डिंग अप स्टोर्स, ये कहते हैं कि जो सिक्योरिटी डायलेमा है, कि अपनी सिक्योरिटी को बनाए रखने का जो डायलेमा है किसी स्टेट का, वो क्या करता है कि स्टेट हमेशा मिलिट्री वेपन को इकट्ठे करे जाता है और किस चीज के लिए, सिर्फ ऑफेंसिव पर्पज के लिए। ये स्टेटमेंट ये कह रही है। बट जो रियलिज्म है उसके अंदर 2 स्ट्रीम है, एक ऑफेंसिव रियलिज्म, एक डिफेंसिव रियलिज्म। ऑफेंसिव क्या कहता है कि दूसरे के ऊपर अटैक करने के लिए, डिफेंसिव क्या कहता है अपनी डिफेंस करने के लिए, अपनी सुरक्षा करने के लिए, ठीक है। तो सिर्फ हम ऑफेंसिव पर्पज के लिए मिलिट्री वेपन को स्टोर करना, उनको बिल्डअप करना, ये हम नहीं लेके चल सकते, ठीक है। तो इसमें ऑफेंसिव और डिफेंसिव दोनों होते, तो ये स्टेटमेंट ठीक होती। ओनली डिफेंसिव है तो ये गलत है, ए बी सी हमारा ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हेंडरसन ब्रूक रिपोर्ट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। एक अगेन देखो, बहुत पुरानी चीज उठा के लाए हैं। जो हेंडरसन ब्रूक्स रिपोर्ट्स है वो किससे रिलेटेड है, ये हमारी सीनो इंडिया वॉर हुआ जो हुआ था 1962 के अंदर, उससे रिलेटेड है। इसमें दो दो अधिकारी थे, एक थे लेफ्टिनेंट जनरल हेंडरसन ब्रूक और दूसरे थे ब्रिगेडियर प्रेमेंद्र सिंह भागत, जो थे उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई थी, उससे रिलेटेड है ये 1967 के वार से रिलेटेड जो रिपोर्ट थी। उसके बाद नेक्स्ट है व्हाट इज द नेम ऑफ द एक्सरसाइज और प्रोजेक्ट इनिशिएटेड बाय इंडिया टू लिंक द इंडियन ओशन रिम कंट्रीज। ये क्वेश्चन मुझे बड़ा अजीब सा लगा, कहीं मिला भी नहीं मुझे।
आप इस पे फर्दर रिसर्च करना। देखो मैं इसको मतलब एलिमिनेशन टेक्निक से कर सकती हूँ। मालाबार एक्सरसाइज आपको पता है कि इंडिया, जापान और यूएस के बीच में एक एक्सरसाइज होती है, नेवल एक्सरसाइज है। उसके बाद प्रोजेक्ट मौसम क्या है? प्रोजेक्ट मौसम जैसे कि नाम बता रहा है कि मौसम से रिलेटेड है, जो मौसम की कनेक्टिविटी है उन चीजों को कनेक्ट करने के लिए ये उससे रिलेटेड है। मिलान जो प्रोजेक्ट है वो भी इससे रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है। तो मैंने सागर पंचायत एज अ मतलब एलिमिनेट करके मैंने यहाँ पे आंसर निकाला है। बट मुझे सागर पंचायत जो प्रोजेक्ट है उसके बारे में कहीं मिला नहीं है, तो मैं आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दे सकती। आप इस पे फर्दर रिसर्च करो। आंसर सागर पंचायत दिया हुआ था। उसके बाद है हु said that the national program cannot be fixed according to the ideology, कि नेशनल जो प्रोग्राम है उसको हम आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग फिक्स नहीं कर सकते। एंड इफ पीपल वांट इट, let them elect astrologer to govern the country, and if they believe in astrology out of ignorance, let us combat it। ये कहते हैं कि जो नेशनल पॉलिसीज हैं, जो नेशनल प्रोग्राम है, उनको हम आइडियोलॉजी के साथ फिक्स नहीं कर सकते कि एक ये आइडियोलॉजी ऐसे कह रही है तो हम इसके अकॉर्डिंग चलेंगे, ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, नेशनल लेवल पे हमें सबका हित देखना पड़ेगा। इफ पीपल वांट इट, अगर लोग इसे चाहते हैं तो वो अपने कंट्री को गवर्न करने के लिए एस्ट्रोलॉजर इलेक्ट करें, ज्योतिषी को इलेक्ट करें। अगर फिर ज्योतिषी अगर इलेक्ट होके भी आ जाते हैं, वो ज्योतिष विज्ञान में अगर विश्वास रखते हैं, तो हमें उस चीज का सम्मान करना चाहिए। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जवाहरलाल नेहरू की स्टेटमेंट है, नेहरू जी ऐसा स्टेटमेंट दे रहे थे। उसके बाद नेक्स्ट है हु इज रिलेटेड विद द एडवेंट ऑफ जियोनिस्ट मूवमेंट एंड जियोनिस्ट कांग्रेस। अगेन एक कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, मतलब आंसर इन्होंने दे रखा है एरोन डेविड मिलर। ठीक है, बट इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए थियोडर हेजल हर्जल। इनकी भी स्पेलिंग गलत दी हुई है, ये इनकी स्पेलिंग है। ये इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए, जो कि जियोनिस्ट मूवमेंट, जियोनिस्ट मूवमेंट किससे रिलेटेड है? जो ज्यूज थे वो अलग अलग कंट्रीज से इकट्ठे होके कहाँ पे आए थे? जेरूसलम के अंदर, जो कि मॉडर्न इजराइल है। ठीक है, वहां पे आके इन्होंने अपनी एक कंट्री बनाई थी। तो जियोनिस्ट मूवमेंट या जियोनिस्ट कांग्रेस उससे रिलेटेड है। ठीक है, तो इसमें थियोडर हेजल इनका आंसर होना चाहिए। इन्होंने क्या दे रखा है? एरोन डेविड मिलर, जो कि एक यूएस के फिलोसोफर हैं, स्कॉलर हैं, जो कि इसके ऊपर लिखते हैं, जूस के ऊपर लिखते हैं, उनके स्ट्रगल के बारे में लिखते हैं। बट उनसे मूवमेंट से रिलेटेड ऐसा कुछ आंसर होना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल कंट्रोवर्शियल है। क्या है? आई थिंक ड्रॉप होना चाहिए ये क्वेश्चन। आप इसको चैलेंज करें। इसमें डायरेक्ट नेम तो एसोसिएटेड नहीं है ना उनका, उनके ऊपर तो काफी स्कॉलर लिख रहे हैं, कि आप कैसे कह सकते हो कि एक ही स्कॉलर है जो उनसे रिलेटेड है। ठीक है, यहाँ पे हर एक का नाम बेंजामिन नेतन्याहू है, वहां के पीएम रहे हैं। ठीक है, तो आप कैसे एक का नाम एसोसिएट कर सकते हो? हर एक जो वहां ये जो भी नाम है सभी उनसे एसोसिएटेड तो हैं, बट जो एडवेंट से रिलेटेड है वो थियोडर हेजल ही है। ठीक है, तो ये ड्रॉप होना चाहिए। आप इसको बिल्कुल चैलेंज कीजिए। उसके बाद है सावरकर बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ हिंदू महासभा। सावरकर हिंदू महासभा के कब प्रेसिडेंट बने? 1937 बने, 1937 में बने। उसके बाद लगातार 5 साल रहे थे ये। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द स्पेशल पावर ऑफ द गवर्नर ऑफ वेरियस स्टेट। ये क्वेश्चन देखो गवर्नर से उठा रहे हैं। ठीक है, कि स्पेशल पावर जो गवर्नर की है अलग अलग स्टेट्स में, उनके बारे में है। तो आप देखोगे महाराष्ट्र में बिल्कुल है कि विदर्भा और जो मराठावाड़ा है उनके लिए एक स्पेशल पावर दी हुई है। असम के अंदर भी दी हुई है, जो ट्राइबल स्टेट्स हैं उसके लिए। मणिपुर जो है उसके अंदर भी हिली एरिया के अंदर अलग से गवर्नर को पावर दी हुई है। बट तेलंगाना के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आंध्र प्रदेश के अंदर है बट तेलंगाना के अंदर नहीं है। उसके बाद है वट इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग, चूज द करेक्ट। इसमें जो इलेक्शन कमीशन ने रिफॉर्म्स की बात की है उनसे रिलेटेड है। ठीक है, तो सबसे पहले ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन द रिफॉर्म्स ऑफ इलेक्टोरल लॉ, ये 1971 के अंदर बनी थी। उसके बाद गोस्वामी नहीं उसके बाद आएगी तारकुंडे कमेटी। ठीक है, जो कि 1974 के अंदर बनी थी। उसके बाद जो आएगी गोस्वामी कमेटी 1990, और जो इलेक्शन कमीशन कंपेन क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स है ये मोस्ट रिसेंट है, ये डी लास्ट में आएगा। ठीक है, उसके बाद है अकॉर्डिंग टू द पीटर ड्रकर विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सीन्स विच कंट्रीब्यूट टू द नॉन परफॉर्मेंस।
सीन्स कौन कौन से हैं जो कि नॉन परफॉर्मेंस को बढ़ावा देते हैं, नॉन परफॉर्मेंस की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो डोगमेटिज्म होगा, ट्रू है। उसके बाद हैविंग लॉफ्टी ऑब्जेक्टिव्स, कुछ लॉफ्टी ऑब्जेक्टिव हो ऐसा भी होगा। उसके बाद है अटेम्प्टिंग टू डू सेवरल थिंग्स, ये भी ट्रू है। पीटर डरकर इनके बारे में बोलते हैं। लेस नंबर ऑफ एम्प्लॉय, ऐसा पीटर डरकर ने नहीं कहा है, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन, हार्ड था वैसे, बहुत हार्ड था, मतलब किस लेवल का, पीएचडी लेवल का था। उसके बाद है तिलक अंडरस्टैंडिंग अबाउट द वर्ड स्वराज्यवाद। जो तिलक की अंडरस्टैंडिंग थी स्वराज से रिलेटेड, उसकी कुछ स्टेटमेंट दी हुई है। ए मोरल नेसेसिटी, ठीक है। इट इज अ धर्मा अ ड्यूटी, ठीक है। यहाँ पे धर्मा ड्यूटी से रिलेटेड है। इट वॉज अ लाइफ सेंटर्ड ऑन द अदर एंड डेवलप डिपेंडेंट ऑन द अदर, ये कैसे हो सकता है, ठीक है। देखो स्वराज्य मतलब खुद का राज्य, तो दूसरों पे कैसे डिपेंड हो सकता है, तो ये तो स्टेटमेंट बिल्कुल ही गलत है। तो सी को आप हटा दोगे, सी 3 में दिया हुआ था, तो ये गलत है, ठीक है। और एक ही बचता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर आर रिलेटेड टू द नॉर्मेटिव ट्रेडिशन ऑफ द पॉलिटिकल थियरी। ये क्वेश्चन देखो बहुत ही मतलब 2012 के टाइप का क्वेश्चन दे रखा है, इतना पुराना। तो इसमें बटान डी लॉ जोवेनेल, इनका नाम आ जाएगा। इरिक वोइगलिन, इनका नाम आ जाएगा। एंड ये भी साइमन का नाम आएगा, ठीक है। इसमें रॉबर्ट डहल नहीं आएंगे, ये तो आप हटा सकते हो ना कि रॉबर्ट डहल नहीं आएंगे, तो शायद आप दो ऑप्शन को एलिमिनेट भी कर लेते। और आर्थर बार्टले भी नहीं आएंगे, तो ये भी गलत है, ठीक है। उसके बाद हु सेड द फंक्शन ऑफ द साइंस इज टू डिस्क्राइब एंड दैट ऑफ द फिलोसफी इज टू एक्सप्लेन, ये किसकी स्टेटमेंट है। देयरफॉर फिलोसफी इज कॉल्ड द साइंस ऑफ साइंस, की साइंस का फंक्शन है डिस्क्राइब करने का, फिलोसफी का है एक्सप्लेन करने का, इसलिए फिलोसफी को साइंस ऑफ साइंस कहते हैं। तो ये किसकी है, ये एम एन रॉय की स्टेटमेंट है। उसके बाद है हु रेफर्स द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इन 1991 एज अ टिपिंग पॉइंट ट्रांसफॉर्मेशन, तो ये कौन बोलते हैं, ये है राहुल मुखर्जी। इनके बारे में एक क्वेश्चन और दे रखा है, नए नए नाम निकाल के ला रहे हैं, याद कर लो। आगे जो फिर से पेपर होंगे ना, तब फिर से रिपीट होंगे ये नाम, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीजें याद कर लो, राहुल मुखर्जी। उसके बाद हु सेड इट इज बेटर टू सफर रॉन्ग देन टू डू रॉन्ग, तो ये हना अरेंट की स्टेटमेंट है। वैसे ये हना अरेंट ने कहाँ से ली है, ये सोक्रेट से ली है। सोक्रेट की फेमस डिक्टम है, बेटर टू सफर इनजस्टिस देन टू कमिट इट, वहां से इन्होंने ये अपनी स्टेटमेंट निकाली थी, इट इज बेटर टू सफर रॉन्ग देन टू डू रॉन्ग, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है सोशल एक्शन एंड सोशल रिफॉर्म बोथ हैव नॉर्मेटिव एंड्स, ठीक है। दूसरा आप पढ़ोगे जब ज्यादा क्लियर होगा। सोशल रिफॉर्म इज ओनली वन फील्ड ऑफ द सोशल एक्शन, कि सोशल रिफॉर्म केवल एक फील्ड है सोशल एक्शन की। द स्कोप ऑफ सोशल एक्शन इज मच वाइडर, ठीक है। दोनों ही बात ट्रू है, तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिक्लेयर्ड एज फंडामेंटल राइट अंडर द आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इनमें से कौन कौन सा फंडामेंटल राइट है, ठीक है। तो राइट अगेंस्ट पब्लिक हैंगिंग ट्रू है, राइट टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी है, राइट टू लिवलीहुड भी है, राइट टू रेपुटेशन भी है, राइट टू फ्री एजुकेशन 16 ईयर नहीं है, ये हमारा 14 ईयर है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है टू इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन दैट कॉन्ट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द डेवलपमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव थियरी एंड प्रैक्टिस, इनमें से कौन से दो इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव थियरीज जो हैं, उनकी प्रैक्टिसेस जो हैं, उनको डेवलप करने के लिए असेंशियल रोल प्ले करते हैं। तो आप इनको एलिमिनेट कर सकते हो, डायरेक्ट आपको कहीं आंसर नहीं मिलेगा। मार्केट एंड फैमिलीज हटा दोगे, रिवोल्यूशन तो आएगा नहीं, एनजीओज भी बहुत बाद का है। तो चर्च और मिलिट्री जो है ये काफी पुराने इंस्टीट्यूशन है, ये एक हिरार्की में चले ही आ रहे हैं, एंशियंट टाइम से चले आ रहे हैं। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी और प्रैक्टिसेस को डेवलप करने के लिए ज्यादा रोल प्ले करते हैं, ठीक है। और सब तो थोड़ा मतलब उससे रिलेटेड नहीं है, बट आप अगर एलिमिनेट करते तो कॉमन सेंस से ये क्वेश्चन कर सकते थे। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन पीएम मोदीज विजन ऑफ द डेवलप्ड इंडिया, जो पीएम मोदी का विजन था डेवलप्ड इंडिया का, उन्होंने 5 प्रण बोले थे, पंच प्रण जिन्हें उन्होंने बोला था, तो उनमें से कौन सा है ये हमें बताना है, ठीक है। तो कौन से उनके 5 प्रण थे ये हमें बताने हैं, ठीक है। तो इसमें
गोल ऑफ डेवलप्ड इंडिया, ठीक है, उन्होंने बोला था कि 2050 तक इंडिया डेवलप्ड हो जाएगा, तो उसमें 5 पॉइंट बोले थे, तो गोल्स बताए थे डेवलप्ड इंडिया के। उसके बाद यूनिटी एंड सेंस ऑफ ड्यूटी, कि सिटीजन्स के अंदर यूनिटी होनी चाहिए, सेंस ऑफ ड्यूटी होनी चाहिए, ये उन्होंने दो मेन बताए थे, ठीक है, और आप पढ़ लेना 5 पॉइंट उनके कौन से थे, ये तीनों उसमें इंक्लूडेड नहीं थे, ठीक है, आत्मनिर्भर, निर्भर भारत, सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी, ये उसमें नहीं थे, बी एंड डी उसमें थे, ठीक है, आप 5 पॉइंट पढ़ोगे तो याद भी होंगे शायद आपको, उन्होंने अपनी स्पीच में बोला था, जो कि लाल किले पे दी थी 15 अगस्त को। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, द क्राई ऑफ इंडियन वुमेन वॉज रिटन ओरिजिनली इन द इंग्लिश बाय द रामाबाई। देखो ये स्टेटमेंट जो है, आप थोड़ी कॉमन सेंस लगा सकते हो, रामाबाई, पंडिता रामाबाई वो संस्कृत स्कॉलर थी, ये आप जानते हो, उन्हें पंडिता का टाइटल संस्कृत की वजह से मिला था। उन वो बिलोंग कहाँ से करती थी, अ, उन्होंने मतलब अपनी लाइफ कहाँ पे गुजारी थी, लगभग महाराष्ट्र के अंदर गुजारी थी, तो वो मराठी से रिलेटेड होंगे, इंग्लिश के अंदर लिखा हो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आप बिल्कुल हटा सकते हो, उन्होंने वैसे मराठी के अंदर लिखी थी, ठीक है, जो द क्राई ऑफ इंडियन वुमेन है, ये उन्होंने किस में लिखी थी, मराठी के अंदर लिखी थी, बट इसमें इंग्लिश दिया हुआ है, तो ये गलत स्टेटमेंट है। उसके बाद है, सारी सही है। इन 1887 रामाबाई पब्लिश द हाई कास्ट वुमेन, ठीक है, रामाबाई पब्लिश न्यूज लेटर मुक्ति प्रेयर बिल। उसके बाद 1919 रामाबाई वॉज अवॉर्डेड विद केशरी हिंद मेडल, ठीक है, ये सारी स्टेटमेंट ठीक है, बट ये गलत है, इंग्लिश में नहीं, उन्होंने मराठी में लिखी थी। उसके बाद है संवादिनी इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट, जो संवादिनी मूवमेंट है, सॉरी संवादिनी जो है वो किससे रिलेटेड है, ये मैंने मतलब पहली बार सुना है, अच्छी बात है, वैसे दलित पॉलिटिक्स जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बट मैंने सुना पहली बार है संवादिनी इनका नाम, ये दलित फेमिनिस्ट लिटरेरी मूवमेंट से रिलेटेड थे, ठीक है। उसके बाद है, ये कुछ डीपीएसपी दिए हुए हैं हमें, सीक्वेंस में हमें अरेंज करने हैं, टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत, ये हमारा आर्टिकल 40 में है, टू सिक्योर द राइट टू वर्क 41 में, उसके बाद टू मेक प्रोविजन फॉर द जस्ट एंड ह्यूमनरी कंडीशन 42, एंड टू सिक्योर अ लिविंग वेजेस ये 43, ये सारे अरेंज ही दिए हुए हैं एबीसीडी। उसके बाद अरेंज द फॉलोइंग सीक्वेंस इन अकॉर्डिंग टू द मैस्लो स्केल ऑफ द नीड ऑफ हिरार्की, कितनी बार ये क्वेश्चन आ चुका है, मैं कितनी बार बोल चुकी हूँ, याद कर लो, याद कर लो, हिरार्की ऑफ नीड्स, हिरार्की जो मैस्लो, अब्राहम मैस्लो है, लगातार 3 साल से क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, तो सबसे पहले वो एक साइकोलॉजिस्ट थे, तो साइकोलॉजिकल नीड्स को वो सबसे पहले मानते हैं, उसके बाद जो दूसरी मानते हैं वो है सेफ्टी नीड्स को, तीसरा जो उन्होंने बोला है वो है बिलोंगिंग नीड्स, चौथा उन्होंने एस्टीम नीड्स बोला है, एंड पांचवा उन्होंने सेल्फ एस्टीम, जो कि लास्ट में आता है उनका, ठीक है, ये इनकी क्रोनोलॉजी है, याद कर लो, अभी भी आने वाले क्वेश्चन में ये बहुत बार पूछा जाता है। उसके बाद है हाउ मेनी मिनिमम मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा रिक्वायर्ड टू मूव अ मोशन ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ अ जज, जो मिनिमम मेंबर हैं वो कितने चाहिए इम्पीचमेंट ऑफ जज, जज के इम्पीचमेंट के लिए, ये है 50, लोकसभा के अंदर कितने चाहिए 100, ठीक है, मिनिमम जो स्ट्रेंथ है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर ऑब्जर्व्स वेरियस फॉर्म ऑफ नेहरूइज्म, नेहरूइज्म की वेरियस फॉर्म, जैसे कि मिलिटेंट नेहरूइज्म, क्लासिकल नेहरूइज्म एंड पोस्ट कोल्ड वॉर नेहरूइज्म, ये किसने दी है, तो ये स्टीफन कोहन ने दी है, ठीक है, ये भी एक थीसिस से उठाया हुआ मतलब क्वेश्चन है, कि बहुत हार्ड था, मुश्किल था। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द क्राइसिस इन द पॉलिटिकल डेवलपमेंट डिस्क्राइब्ड बाय द ल्यूशियन पाई, ल्यूशियन पाई ने कौन से क्राइसिस बताए हैं पॉलिटिकल डेवलपमेंट के अंदर, तो उन्होंने आइडेंटिटी क्राइसिस बताया है, ट्रू है, लेजिटमेसी क्राइसिस बताया है, एंड पेनिट्रेशन क्राइसिस बताया है, वेलफेयर क्राइसिस ऐसा कुछ उन्होंने नहीं बोला है, ठीक है, तो एबीसी एंड एबीसी। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट आर एसोसिएटेड विद जॉन रॉल, जॉन रॉल्स वेल ऑफ इग्नोरेंस है, ठीक है। उसके बाद प्राइमरी सोशल गोल प्योर प्रोसीजरल जस्टिस, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये आप बिल्कुल हटा दोगे, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वो क्या पबैड के स्कॉलर थे, तो ये तो आप बिल्कुल हटा दोगे। उसके बाद नेक्स्ट है द थियरी ऑफ द मासेस, ये गैसेट से रिलेटेड है, ये कितनी बार आता है, ये लाइट थियरी का कितनी बार हम कर चुके हैं, मैनेजरल इवोल्यूशन, बर्नहम, मास माइंड, मिशेल, और रूल ऑफ एंटिसिपेटेड रिएक्शंस, ये कौन है,
कार्ल जे फ्रेडरिच हैं उनसे एसोसिएटेड है। ठीक है, तो कितना आसान क्वेश्चन है। उसके बाद है विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग द पोस्ट बिहेवियरलिज्म। जो पोस्ट बिहेवियरलिज्म था, बिहेवियरलिज्म जो कि साइंटिफिक स्टडी की बात करता था, पोस्ट बिहेवियरलिज्म जो वैल्यूज की भी बात करता था। ठीक है, सब्सटेंस मस्ट कम, इसमें सारे स्टेटमेंट आप पढ़ लोगे। तो लास्ट स्टेटमेंट आप देखो, टेक्निक्स एंड क्वांटिफिकेशन आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। टेक्निक एंड क्वांटिफिकेशन की बात तो कौन करता है, बिहेवियरलिज्म बात करता है ना, तो ये आप इसमें से हटा सकते हो। ए बी सी हमारा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, हु गेव द आइडिया ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ मॉडर्नाइजेशन। अगर आपको पता है तो ही कर सकते थे। एसन इसिनडेट जो है वो इसकी आइडिया देते हैं, ब्रेकडाउन ऑफ मॉडर्नाइजेशन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, एनर्जी कंपनी होस्ट कंट्री। ये क्या क्वेश्चन है, मुझे तो समझ ही नहीं आता है कि मतलब हमसे क्या पूछना चाहते हैं। हम पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, हम यहाँ पे कंपनियों के नाम याद कर रहे हैं, एनर्जी कंपनी, हद हो गई। देखो फिर भी मैंने गूगल करके लिखा है, मुझे खुद नहीं पता था, मैं तुक्का मारने वाला था। टोटल जो है वो किसकी कंपनी है, वो है फ्रांस की। पेट्रोनास किसकी है, मलेशिया की। सिंगा सिनोपैक किसकी है, चाइना की। ये थोड़ा नाम अगर आप तुक्का मारना चाहते थे ना, ये थोड़ा कर सकता था। सिनोपैक, सिनो किससे बोलते हैं, चाइना को बोलते हैं, सिनोपैक चाइना से रिलेटेड है। ठीक है, तो आप ये थोड़ा रिलेट कर पाते। अरामको किसकी है, सऊदी अरेबिया की। ठीक है उसके बाद द गवर्नर इज इंटरेस्टेड विद द पार्डनिंग पावर विच अमंग द फॉलोइंग पावर विच इंक्लूड द पावर टू। ठीक है, गवर्नर के पास कुछ पार्डनिंग पावर होती है, तो इनमें से कौन सा उसमें इंक्लूडेड है ये हमें बताना है। ठीक है, तो गवर्नर के पास पार्डनिंग पावर्स हैं, ये आप जानते हैं, बट किन किन को पार्डन कर सकता है, किसी कोर्ट के डिसीजन को। ठीक है, वो भी लोअर लेवल के कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट के नहीं कर सकता। और क्या है कि वो किसी मिलिट्री कोर्ट के डिसीजन की पार्डनिंग पावर उनके पास नहीं है। ठीक है, तो इसमें कौन सा करेक्ट है, सस्पेंड द सेंटेंस। ठीक है, कम्यूट की भी है, ग्रांट रेमिशन की भी है उनके पास, पार्डन की भी पावर है। ठीक है, तो चारों पावर है उसके बाद है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द रोल ऑफ रिप्रेजेंटेटिव अकॉर्डिंग टू द जॉन बॉल्के। ये देखो नया नाम है, इनके बारे में पहले क्वेश्चन नहीं था। रिप्रेजेंटेटिव, रोल ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के बारे में क्वेश्चन है, तो इसमें ट्रू है ट्रस्टी डिप्टी रोल, फैसिलिटेटर रोल, डिस्ट्रिक्ट स्टेट एंड कंट्री रोल। ठीक है, रिवोल्यूशनरी रोल की बात ये नहीं करते हैं, मुझे भी नहीं आता था, बहुत हार्ड क्वेश्चन था। उसके बाद है, अरेंज द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ द पवेड एज मेंशन्ड बाय द निकोलस हेनरी। जो निकोलस हेनरी हैं वो जो स्टेजेस बताते हैं, 5 स्टेजेस, उनके बारे में बताना है। तो सबसे पहले वो पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटॉमी की बात करेंगे, दूसरा वो प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, फिर उसके बाद प्रिंसिपल जो पबेड है वो किसका पार्ट है, पॉलिटिकल साइंस का। तीसरी बात ये करते हैं। चौथी बात क्या करते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस के बारे में, और फिर लास्ट में क्या है कि पबेड एज अ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, उसके बाद है व्हेन ओपन स्काई एग्रीमेंट बिटवीन द इंडिया एंड यूएस साइन। देखो कहाँ से इंडिया एंड यूएस के ऊपर इतने क्वेश्चन पूछे हुए हैं ना, आजकल मोदी की ज्यादा करीबी है ना, वहां से तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा है। ठीक है, इंडिया एंड यूएस के रिलेशन पे। तो 2005 के अंदर ओपन स्काई एग्रीमेंट हमने साइन किया था यूएस के साथ में। हमारी एविएशन जो मिनिस्टर थे और उनके जो एविएशन सेक्टर के हेड थे उन्होंने साइन किया था। ठीक है, बहुत पुराना है, आता था तो ही कर सकते थे। उसके बाद है सोशल स्ट्रक्चर एंड द रूलिंग क्लास। इसमें आपको देखो ये क्वेश्चन भी इलाइट थ्योरी से रिलेटेड है, बुक्स दी हुई है। द मैनेजरियल रिवोल्यूशन कौन बात करते हैं, जेम्स बर्नहम, ये नाम तो पहले भी आ चुका। ठीक है, द रूलिंग क्लास कौन करते हैं, मोसाक करते हैं। उसके बाद इलाइट, द पावर इलाइट की बात मिल करते हैं, राइट मिल। उसके बाद है सोशल स्ट्रक्चर एंड द रूलिंग क्लास कौन करते हैं, रेमंड एरन। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर सी है। उसके बाद हु अमंग द फॉलोइंग क्लेम दैट द साइंस ऑफ पॉलिटिक्स वाज नो लॉन्गर देन हिमसेल्फ। कि जो साइंस ऑफ पॉलिटिक्स है वाज नो लॉन्गर देन हिमसेल्फ, ये होब्स की स्टेटमेंट है। ठीक है, कहीं से भी उठा के दे रखी है। उसके बाद है द इंडियन नेशनल सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव इज टू डिफेंड द कंट्रीज बॉर्डर एज डिफाइंड बाय द लॉ एंड इंस्क्रीन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो जो इंडियन नेशनल सिक्योरिटी जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या होंगे कि कंट्री को डिफेंड करना है, उसके बॉर्डर्स को किसके अकॉर्डिंग, लॉ के अकॉर्डिंग। उसके बाद है इंडियन नेशनल सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव इज परसुइंग सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटेजिक डायलॉग विद द मेजर पावर्स एंड की पार्टनर। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट ठीक है, आसानी स्टेटमेंट है, क्वेश्चन आसानी है। विच अमंग द
दीज रेजोल्यूशन आर नॉट कंसर्न विद द माइनॉरिटी राइट, माइनॉरिटी राइट से रिलेटेड नहीं है ये, हमें नॉट कंसर्न विद द माइनॉरिटी राइट, ठीक है। तो देखो इसमें आंसर हमारा क्या दिया हुआ है, ट्रिपल तलाक बिल, ठीक है, ये तो बिल्कुल ट्रू है कि ये उससे कंसर्न्ड है, ठीक है, तो ये हम बिल्कुल लेके चलेंगे कि ये उससे कंसर्न्ड है। बट इसमें और जो दिए हुए नेहरू ड्राफ्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्ट, कराची रिजोल्यूशन एंड द मुस्लिम वुमेन राइट एंड प्रोटेक्शन ऑन डाइवोर्स एक्ट बिल 1986, कहीं ना कहीं तो ये भी माइनॉरिटी से रिलेटेड हैं, बट डायरेक्ट रिलेट नहीं कर रहे, दैट्स वाई आई थिंक बीजेपी गवर्नमेंट है, उस वजह से शायद ये क्वेश्चन ऐसे ट्रू हो, ठीक है। ठीक है, अब जो इन्होंने दे रखा है एबीसी डी, ट्रिपल तलाक जो है वो तो सीधा ही उससे रिलेटेड है, माइनॉरिटी राइट से। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लिस्टेड इन द क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलोनियलिज्म गिवन बाय नैन्सी शूमेकर, देखो क्वेश्चन फिर से आ गया उनके ऊपर, जो 12 टाइप के कॉलोनियलिज्म के टाइप थे उनमें से कौन सा नहीं दिया हुआ, तो इसमें कल्चरल कॉलोनियलिज्म नहीं दिया है उन्होंने, ठीक है। बहुत हार्ड क्वेश्चन है, मतलब कौन याद रखेगा, किसको याद होगा, बल्कि नाम ही नहीं सुना होगा किसी ने। उसके बाद है अकॉर्डिंग टू गांधी, गांधी के अकॉर्डिंग आसान क्वेश्चन है, रिपीटेड है, देयर इज नो रिलेशन बिटवीन द एंड एंड मीन्स, गलत है स्टेटमेंट, एंड जस्टिफाई द मीन्स गलत है, मीन्स आर नॉट इंपॉर्टेंट गलत है, एंड मीन्स आर इंटर रिलेटेड, गांधी जी क्या कहते हैं, एंड और मीन्स इंटर रिलेटेड है, ठीक है, आप उनको सेपरेट नहीं कर सकते। उसके बाद है अरेंज द बुक, ये हम आगे करते हैं, यहाँ पे नहीं पढ़ते हैं, आगे भी मैंने डाला हुआ है। अरेंज द बुक इन सीक्वेंस, सीक्वेंस में हमें करना है, और सारी छोड़ो, इसमें सबसे पहले आप लेवियाथन को रख सकते हो, अगर आपको ये पता है तो कर सकते हो आप इससे क्वेश्चन करेक्ट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू, विद विच बुक इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड, lies command of that person whose percept contains इन द रीजन ऑफ ओबीडियंस, तो ये किसकी स्टेटमेंट है, तो ये डी काइव के अंदर स्टेटमेंट दी हुई है, ठीक है, होब्स की स्टेटमेंट है, कहीं से भी दे रखा है, बुक से भी पूछ रखा है, और वो भी डी काइव से, लेवियाथन की थोड़ी बहुत हम बता भी सकते थे। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर इनकरेक्ट रिगार्डिंग द न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, जो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट है उसके बारे में स्टेटमेंट, तो किसके बारे में है न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, कि जो मैनेजमेंट है उसको कैसे अच्छे से मैनेज किया जाए, जो कि स्टीयरिंग रोरिंग की बात करते हैं, ऑब्जेक्टिव रिजल्ट ओरिएंटेशन की बात करते हैं, मैनेजरियल एंगल की बात करते हैं, ठीक है। इसमें आप एक स्टेटमेंट पढ़ोगे, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट attributes like raw bureaucratic power, internationalization and concentration, क्या ऐसी बात न्यू पब्लिक मैनेजमेंट करेगा, नो ना, या बिल्कुल ही मतलब ऐसी स्टेटमेंट आप रिजेक्ट ही कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट है द सोवरन ऑफ द रीजन अमाउंट टू एन आर्टिकल ऑफ फेथ फॉर द हीगल, ये क्वेश्चन आपको एक स्टेटमेंट मिल जाएगी जो सही है, मतलब आपको पता होगा, द रैशनल इज द रियल एंड द रियल इज रैशनल, हीगल की स्टेटमेंट है, बहुत फेमस स्टेटमेंट है, ये आप एक से कर पाओगे, बहुत आसान है, इससे आपका क्रैक हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है, डी वाला आंसर, और आप पढ़ लेना है इसमें ताकि आपको याद रहे, आगे आए तो काम आ जाए, ठीक है। उसके बाद है रूसो इन हिज बुक डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वलिटी ड्रू द डिस्टिंक्शन बिटवीन, कितनी आसान है कि जो डिस्कोर्स ऑन इनइक्वलिटी है उसमें किन दो इनइक्वलिटीज के बारे में बात करते हैं, किन दो बीच के डिफरेंस को बात करते हैं, तो नेचुरल इनइक्वलिटी एंड कन्वेंशनल इनइक्वलिटी, बहुत आसान क्वेश्चन है, आपने ये तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, आप इसको कर सकते थे। उसके बाद है दो स्टेटमेंट दी हुई हैं, द अजम्पशन दैट थियरी वाइज द इंटीग्रेशन ऑफ द बिहेवियर इज द की प्रोसेस इन द मैनेजमेंट, ठीक है, थियरी वाइज से आप समझते हो क्या है, थियरी वाइज क्या कहती है, यहाँ पे मैनेजमेंट है, ठीक है, यहाँ पे कौन है, यहाँ पे इम्प्लॉयज है, स्टाफ है, ठीक है, वो सब यहाँ पे आएंगे, अब मतलब यहाँ से यहाँ जा रही है, ठीक है, तो मतलब इम्प्लॉयज को कुछ अपनी तरफ से करना, वहां पे डेलीगेशन भी हो रहा है, वहां पे डिसइंटीग्रेशन भी है, ठीक है, थियरी एक्स इनके मतलब इसके अपोजिट में है, ठीक है, तो यहाँ पे मैनेजमेंट है, वहां पे थियरी एक्स के अंदर, यहाँ पे स्टाफ है, यहाँ पे एक स्ट्रिक्ट कंट्रोल है मैनेजमेंट का, ठीक है, एम्प्लॉय अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते, वाई के अंदर क्या है कि थोड़ा डिस्क्रिशन है, थोड़ा उनके अंदर मतलब वो अपने आप को डेवलप कर सकते हैं, इंटीग्रिटी ला सकते हैं, ठीक है, तो थियरी वाई ये कहती है मैनेजमेंट की। अब पढ़ते हैं स्टेटमेंट, द थियरी
The assumptions of the theory why is that integration of behavior is the key process in management. ठीक है, the theory why result in the creation of condition conducive for the member to achieve their own goals by directing their efforts towards the success of enterprise. ठीक है, दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे एम्प्लॉयज अपने एफर्ट्स वहां पे डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये उसका एक्सप्लेनेशन भी दे रही है। उसके बाद है हु कॉल्ड नेहरू पटेल प्रसाद एंड आजाद एज ओलिगार्की विद इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कौन कहते हैं कि नेहरू पटेल और प्रसाद एंड आजाद जो है वो एक ओलिगार्की बनाते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में, तो ये जी ऑस्टिन बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टूल्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव कंट्रोल ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन। कौन से टूल हैं। ठीक है, तो सिविल सर्विस कोड है, ट्रू है, जो एग्जीक्यूटिव को गवर्न करता है, एडमिनिस्ट्रेशन में जो ब्यूरोक्रेसी है उनको गवर्न करता है। उसके बाद है स्टाफ एजेंसी है, ट्रू है। बजटरी कंट्रोल जो है एग्जीक्यूटिव का, ऑर्डिनेंस के थ्रू कंट्रोल होना, ठीक है, ये सारी ठीक है। उसके बाद लास्ट आप देखोगे सूट अगेंस्ट द पब्लिक ऑफिशियल। ठीक है, इसमें पूछा है एग्जीक्यूटिव कंट्रोल के टूल। ठीक है, जो सूट्स हैं पब्लिक ऑफिशियल के खिलाफ में वो प्राइवेट मेंबर भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो सिर्फ एग्जीक्यूटिव का कंट्रोल हम नहीं कह सकते, ये जनता का भी कंट्रोल है। सूट्स जो अगेंस्ट पब्लिक ऑफिशियल है ये जनता भी डाल सकती है। ठीक है, तो ये इसमें से हम हटा देंगे, E3 में है तो ये हम हटा देंगे। ठीक है, एक ही ऑप्शन बचता है जो है सी हमारे पास। उसके बाद है क्रोनोलॉजिकली अरेंज द स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये थोड़ा बेसिक मतलब आप जर्नल सेंस से कर सकते थे। सबसे पहले आएगा प्री टेक ऑफ स्टेज, फिर टेक ऑफ स्टेज, फिर एज ऑफ मैच्योरिटी, और लास्ट में क्या आता है कि मास कंजप्शन होने लग जाता है। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन हमारे पास डाल रखा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। ठीक है, BDCA। उसके बाद नेक्स्ट है, ये ड्रॉप कर दिया है इन्होंने। ठीक है, तो इसके मार्क्स तो सभी को मिलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है अरेंज द फॉलोइंग कंट्रीज एज पर देयर रैंक इन द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, जो रिसेंट रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग कंट्रीज को हमें अरेंज करना था। ठीक है, तो इसमें सबसे लास्ट में इंडिया है, इसलिए आंसर दे रखा है डी। सबसे पहले आएगा बहरीन, उसके बाद आएगा मॉरिशस, देन चाइना, फिर ब्राजील एंड फिर इंडिया। ठीक है, उसके बाद है उर्विक, जो लेंजल उर्विक है, हैज आइडेंटिफाइड 8 प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। वो 8 प्रिंसिपल देते हैं ऑर्गेनाइजेशन की, तो इनमें से कौन सा नहीं है। ठीक है, तो कोरोस्पोंडेंस का देते हैं, स्पैन ऑफ कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन का देते हैं, जर्नलाइजेशन का प्रिंसिपल उन्होंने नहीं दिया है। ठीक है, उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द फॉर्मल मोड ऑफ पीपल्स पार्टिसिपेशन इन द एडमिनिस्ट्रेशन। कौन सा फॉर्मल मोड नहीं है। फॉर्मल मतलब जो एक्सेप्टेबल है, तो रिकॉल है, प्रेशर ग्रुप है, बट रिवॉल्यूशन कहीं भी आपको फॉर्मल मोड नहीं मिलेगा। ठीक है, पब्लिक ओपिनियन मिलेगा। उसके बाद है हु इज द ऑथर ऑफ व्हाई देयर इज नो इंटरनेशनल थियरी। आपको पता है तो ही कर सकते थे, मार्टिन वाइट इसके ऑथर है कि कोई भी इंटरनेशनल थियरी नहीं है, ये उनकी बुक का नाम है व्हाई देयर इज नो इंटरनेशनल थियरी। बहुत फास्ट हो रहा है बट टाइम ज्यादा लग रहा है इसलिए मैं फास्ट कर रही हूँ। फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द पोस्ट कॉलोनियल फेमिनिज्म। पोस्ट कॉलोनियल फेमिनिज्म है, उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं। देखो फेमिनिज्म के ऊपर 2 क्वेश्चन आ रहे हैं वैसे यहाँ पे। यहाँ पे आप सब पढ़ लोगे। देखो पोस्ट कॉलोनियल फेमिनिज्म क्या कहता है, पहले ये सुनो। पोस्ट कॉलोनियलिज्म से रिलेटेड होगा पोस्ट कॉलोनियल फेमिनिज्म। पोस्ट कॉलोनियल क्या कहता है कि कॉलोनीज जो थी उनके अंदर जो है एक अलग टाइप से कल्चर है उनका, एक अलग टाइप से एथनिसिटी है उनकी। ठीक है, कॉलोनीज जो ऊपर जो आए थे जो देश कॉलोनी बनाने के लिए, वो अपना कल्चर उस पर थोपना चाहते थे बट ऐसा नहीं हो पाया। ठीक है, उनका अपना कल्चर है, तो फेमिनिज्म का कॉन्सेप्ट भी उसी से रिलेटेड है। ठीक है, कि जो भी फेमिनिस्ट थे डेवलप्ड वर्ल्ड के, जो कॉलोनी बना रहे थे, तो वहां के रूल्स यहाँ पे लगा रहे थे, बट यहाँ ऐसा नहीं था। पोस्ट कॉलोनियल जो कंट्रीज है उनका अपना कल्चर, उनकी अपनी एथनिसिटी है, उनकी अपनी पहचान है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो, आप डी स्टेटमेंट पढ़ोगे, देयर इज यूनिवर्सल अप्रोच टू अंडरस्टैंड द सबऑर्डिनेशन ऑफ वुमेन। क्या एक यूनिवर्सल अप्रोच हो सकती है? नहीं ना। हमने स्टार्टिंग में बात की थी जो फेमिनिज्म के अंदर कितनी स्ट्रीम है, रेडिकल, पोस्ट कॉलोनियल, उसके बाद है पोस्ट मॉडर्न। ठीक है, कितनी तो उसके अंदर स्ट्रीम्स हैं, एक दूसरे को वो रिजेक्ट करती हैं, कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं, तो ये स्टेटमेंट तो गलत है। उसके बाद है द पोस्ट कॉलोनियल फेमिनिज्म इज एक्सक्लूसिवली डिफरेंट फ्रॉम द अदर फॉर्म ऑफ फेमिनिज्म। ये एक्सक्लूसिवली डिफरेंट नहीं है, एकदम अलग नहीं है, उससे रिलेटेड है। फेमिनिज्म तो बेसिक आइडिया है ना, फेमिनिज्म से ही अलग अलग स्ट्रीम निकल के आ रही हैं, उसी की ही तो स्ट्रीम है, तो उससे तो रिलेटेड है ही ना।
एकदम एक्सक्लूसिवली डिफरेंट हम उसको कंसिडर नहीं कर सकते, तो डी एंड ई हमारा आंसर नहीं होगा, ए बी सी हमारा करेक्ट है, ठीक है। उसके बाद है कुछ ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन दिए हुए हैं, ये यूएस के द्वारा हैं ज्यादातर, या फिर नेटो, या फिर ऐसे दिए हुए हैं, ठीक है। मैं कह रही हूँ ना, यूएस की गहराइयां ज्यादा हैं हमारे साथ में आजकल, इससे क्वेश्चन भी हमारे पास ज्यादा आ रहे हैं, ठीक है। तो एक बार इनकी सन देखो, कहाँ कहाँ से उठा के ला रहे हैं, कोई कैसे याद रख सकता है। देखो, ऑपरेशन प्रोवाइड कंफर्ट 1991 का है, ठीक है। उसके बाद ये 1991 उस टाइम पे गल्फ वार जो चल रहा था उससे रिलेटेड है। उसके बाद है ऑपरेशन टर्कोइज, ये 1994 से रिलेटेड है, फ्रेंच उससे रिलेटेड है, फ्रांस से। ऑपरेशन अलाइड फोर्स, ये नेटो का ऑपरेशन था। कहाँ पे था ये नेटो का ऑपरेशन? यूगोस्लाविया के अंदर। और उसके बाद ऑपरेशन रेस्टोर होप, ये कहाँ पे था? ये है सोमालिया के अंदर, यूएस ने ऑपरेशन चलाया था ह्यूमैनिटेरियन एड का, ठीक है। तो इसकी मैंने ईयर्स लिख दी है, उसके अकॉर्डिंग अरेंज है, ठीक है ये क्वेश्चन, ठीक है। बट इतना हार्ड कौन याद रखेगा, इतनी पीछे की सन, तुक्का मारो आंख बंद करके, इस टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेड बाय द राहुल मुखर्जी, देखो ये नाम दोबारा आ गया है। इन इज बुक पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ द रिफॉर्म्स इन इंडिया, ये बुक है, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट राहुल मुखर्जी ने अपनी स्टेटमेंट दी है? बुक्स पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ रिफॉर्म इन इंडिया। किसको याद होगा? एक बड़े से बड़े प्रोफेसर को भी याद नहीं होगा कि इन्होंने अपनी बुक में ये बातें लिखी हैं, राहुल मुखर्जी को खुद याद ना हो, ऐसा भी हो सकता है। चलो, हमें इसमें सी और डी आंसर दे रखा था, मुझे नहीं पता था, इसमें जो दे रखा है ठीक है। उसके बाद है रेट बस्टर, ओके। ये जो नाम दिए हुए हैं ये हेनरी फ्योल ने कुछ नाम दिए थे, और उन्होंने अपनी मैनेजमेंट थियरी दी थी। तो इंस्पेक्टर का काम क्या होता है? हु मेंटेन सोशल डिस्टेंस और एक्ट ऑफिशियली। स्क्वेलर क्या होते हैं? जो कि चुगलीबाजी करते हैं, जाके अपने सुपरवाइजर को, कुलीग, अपने कुलीग्स की जानकारी देते हैं, ठीक है। ये स्क्वेलर से आपको बिल्कुल याद होगा, आपने ये वर्ड सुना भी होगा अपने टीचर के मुंह से, उन्होंने बड़े मजे से पढ़ाया होगा। उसके बाद चैंसलर कौन है? वन हु डज द लिटिल वर्क। एंड रेट बस्टर कौन है? वन हु डज टू मच वर्क, जो कि बहुत सारा काम करते हैं और दूसरों को भी कहते हैं फिर करो आप, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द सी आई बर्नार्ड, इन एन ऑर्गेनाइजेशन द अकम्प्लिशमेंट ऑफ अ कॉमन पर्पस थ्रू द पर्सन्स कॉन्ट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स इट कैन बी अचीव्ड ओनली थ्रू। सी आई बर्नार्ड के लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है? कम्युनिकेशन, ठीक है, ये आप आसानी से कर सकते थे। अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द इस्टेब्लिशमेंट ईयर। अकॉर्डिंग टू इस्टेब्लिशमेंट ईयर हमें बताने हैं कुछ समितिज, वुमेन एसोसिएशन हैं, एनजीओज हैं, उनके ईयर, ठीक है। तो इसमें अगर आपको एक पता है, सखी समिति, तो आप कर सकते थे, ठीक है। ए से स्टार्ट, ओके, दो हैं इसमें भी, आप नहीं कर सकते थे, तुक्का ही लगाना पड़ता। सखी समिति, इसमें ईयर है 1896। उसके बाद सखी समिति जो चलाई थी वो स्वर्ण कुमारी एक नाम की लेडी थी, उन्होंने चलाई थी। वुमेन इंडिया एसोसिएशन 1917 की है, ये एनी बेसेंट ने चलाई थी। ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस ये 1927 की है। नेशनल काउंसिल फॉर द वुमेन इन इंडिया ये 1925 की है, ठीक है। तो आप अरेंज कर लेना। उसके बाद एक पैसेज दिया हुआ है हमें, ये ग्लोबल जस्टिस से रिलेटेड पैसेज है, पूरा पढ़ लेना। आसान है, वर्ड्स काफी ठीक ठाक दिए हुए हैं, बट जो सेकंड शिफ्ट में आए थे उससे थोड़ा हार्ड है, बट फिर भी ठीक था, समझ आ सकता था, ठीक है। तो इसमें देखो पहला क्वेश्चन है, हु ऑथर द फेमस बुक फेमाइन एफ्लुएंस एंड मोरलिटी। तो यहाँ पे देखो नाम भी दे रखा है और ऑथर भी दे रखे हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे अंडरलाइन कर दिया है, आप पढ़ लेना फिर भी। उसके बाद है हु इज नॉट हार्म्ड टर्म्ड एज बैड इन द पैसेज। देखो यहाँ पे काफी मतलब स्टेटमेंट के स्टेटमेंट दे रखी है। डेथ ड्यू टू द स्टारवेशन, लैक ऑफ द बेसिक हेल्थ, मेडिकल फैसिलिटी और शेल्टर आर सिंपली बैड। ये चीजें बैड हैं, सफरिंग, डेथ ड्यू टू द स्टारवेशन, लैक ऑफ बेसिक हेल्थ एंड मेडिकल फैसिलिटीज, ठीक है। तो यहाँ पे इन तीनों चीजों की बात हो रही है, बट यहाँ पे पॉवर्टी रिलेटेड डिजीज ऐसी बात नहीं हो रही है, ठीक है। तो ये आप हटा दोगे इसमें से। उसके बाद नेक्स्ट है द नेशनल लीडर्स फाइंड इट डिफिकल्ट टू एग्री ऑन व्हाट एज पर मैसेज। तो यहाँ पे पूरा पैसेज किससे रिलेटेड है? ग्लोबल जस्टिस से। आप पढ़ोगे तो भी समझ आ जाएगा आपको। उसके बाद है व्हाट इज द करेक्ट डायरेक्ट फिलोसफिकल बेसिस ऑफ ग्लोबल जस्टिस। तो डायरेक्ट फिलोसफिकल बेसिस क्या है? कि लिबरलिज्म को एज अ यूनिवर्सल प्रिंसिपल अपनाया जाए, ठीक है। आप पैसेज में पढ़ोगे, ये आपको आइडिया मिल जाएगा यहाँ से। उसके बाद है हु सेड वी डू नॉट लिव इन द जस्ट वर्ल्ड। ये यहाँ पे स्टेटमेंट है थॉमस नेगल की, वी जस्ट डू नॉट लिव इन द जस्ट वर्ल्ड। तो ये है थॉमस नेगल की स्टेटमेंट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है बुद्धा और उसके धामा, और कैसे वो
डेमोक्रेसी से रिलेटेड है, कैसे वो इक्वलिटी पे बेस है, कैसे कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट में बात करते हैं, तो उससे रिलेटेड एक पैसेज दिया हुआ था, बुद्धा एंड हिज नामा, उनकी जो सोच है, उनकी जो लीगेसी है, उससे रिलेटेड, ठीक है। तो इसमें आप पूछा है करेक्ट स्टेटमेंट, तो ये सारी स्टेटमेंट आपको पैसेज में मिल जाएंगे, नहीं 3 स्टेटमेंट मिलेंगे। आप देखो लास्ट स्टेटमेंट आप खुद पढ़ो, बुद्धा ओवन क्रिएशन द संघा वाज गवर्नड बाय गॉड। बुद्धा ने कभी ऐसी बात की नहीं। संघ जो थे वो रूल्स रिजोल्यूशंस की इनके ऊपर काम करते थे, डेमोक्रेटिक प्रोसेस के थ्रू काम करते थे, वो गॉड के द्वारा गवर्न नहीं किए जा सकते थे, ठीक है। तो ये डी वाला गलत स्टेटमेंट है और हमारी सारी सही स्टेटमेंट है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट करेक्ट, इनमें से सही नहीं है, ये हमें बताना है, ठीक है। तो एक ये आप पढ़ोगे, बुद्धा डिनाइज दैट ऑल द ह्यूमन बीइंग हैव एन इनहेरेंट वर्थ एंड कैपेसिटी फॉर इनलाइटनमेंट, बल्कि इस डिनाइज, यहाँ पे डिनाइज नहीं आएगा, बल्कि बुद्धा सपोर्ट करते थे। बुद्धा कहते थे कि हर एक इंसान के अंदर एक उसकी इनहेरेंट वर्थ होती है, उसकी एक वैल्यू होती है, ठीक है, और उसके अंदर कैपेसिटी ऑफ इनलाइटनमेंट होती है, ठीक है। तो ये डिनाई नहीं करते थे, बल्कि उस बात को सपोर्ट करते थे, ठीक है। आपको ये स्टेटमेंट मिल भी जाएगी यहाँ पे कहीं, मैंने पढ़ी थी, मतलब सेम स्टेटमेंट दे रखी है कैपेसिटी, ये देखो यहाँ पे स्टेटमेंट दी हुई है, ठीक है, पढ़ लेना। उसके बाद है यहाँ पे 2 स्टेटमेंट है, बुद्धा बिलीव्ड इन द पॉपुलर कंसेंट ऑफ द फॉर द गवर्नमेंट, ठीक है, बुद्धा सेज दैट देयर आर डिवाइन राइट्स ऑफ द पीपल, ये गलत है। डिवाइन राइट की बात नहीं करते हैं बुद्धा। बुद्धा कहते हैं डिवाइन राइट नहीं है लोगों के पास, या किसी भी राजा के पास डिवाइन राइट नहीं है, ठीक है, वो लोगों की कंसेंट से काम चलना चाहिए, ठीक है। तो ये पहली स्टेटमेंट सही है, दूसरी गलत है। उसके बाद नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द संघ। संघ के बारे में कौन सी स्टेटमेंट, ये इक्वलिटी पे रूल्स पे चलते हैं, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का मैकेनिज्म है उसमें, बट एक सेंट्रलाइज फॉर्म है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट है। उसके बाद है द कास्ट सिस्टम बिकम इनवैलिड as Buddha simply denied its relevance towards reaching the salvation, ठीक है, कि कास्ट सिस्टम एक रेलेवेंट सिस्टम नहीं है, बुद्धा उसको डिनाई करते हैं क्योंकि वो साल्वेशन में हेल्प नहीं कर सकता, वो उसको रेलेवेंट नहीं है वहां पे, ठीक है। बुद्धा बिलीव एवरी लिविंग बीइंग इज इक्वल टू द अनदर, ये भी बिल्कुल ट्रू है और रीजन भी दे रहा है, ठीक है, इसीलिए वो कास्ट सिस्टम को डिनाई करते हैं। तो ए हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है। सारे क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, बहुत फास्ट मैंने कोशिश की है, फिर भी अगर आपको समझ नहीं आता दोबारा क्लास को देख लो, फिर भी आपको समझ नहीं आता कमेंट कर दो, मैं दूसरी क्लास में ले लूंगी, ठीक है। बहुत दिनों बाद वीडियो हो पाई है, मैं भी काफ़ी बिजी रहती हूँ, मतलब जॉब की रहती है, तो उस वजह से मैं नहीं वीडियो दे पाती हूँ, बट फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं दे पाऊँ। मैंने टाइप करके रखे हुए हैं, बस डालने रह रहे हैं, ठीक है, आपके पास। अभी आपको शिफ्ट सेकंड का पेपर भी मैं अवेलेबल करवा दूंगी, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना यार, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे, बहुत दिन हो चुके हैं, वहीं पे ही स्टिल है, ठीक है। लेट होने के लिए सॉरी। फिर भी आपको किसी क्वेश्चन में डाउट लगता है, आपको लगता है कि चैलेंज करना चाहिए हमें, ठीक है, तो उस क्वेश्चन को आप कमेंट में लिखिए, सबकी राय बताइए। अगर आपको किसी क्वेश्चन पे मेरा रिव्यू गलत लग रहा है तो उस पर अपनी राय दीजिए, ठीक है, वहां पे एक्सप्लेन कीजिए, मैं आपको रिप्लाई करूंगी, और अगर आप सही हैं तो मैं आपको अगली वीडियो में फिर मतलब उसके बारे में फिर हम डिस्कस भी करेंगे, ठीक है। अभी इस क्लास के लिए थैंक यू।